तो जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। क्या पढ़े थे? तो बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े थे। दरअसल हम लोग जैव विविधता के संरक्षण के अंतर्गत टॉपिक शुरू किए थे, जहाँ हम लोग देखे थे कि जीव जंतुओं को संरक्षण प्राप्त करने की विधि, जहाँ हम देखे थे बाह्य स्थानीय संरक्षण, अंतः स्थानीय संरक्षण। हम लोग की एक सीरीज शुरू हुई थी जीव जंतुओं के संरक्षण को लेकर, जहाँ उसी क्रम में चलते हुए आज हम लोग जो कि पिछली वीडियो में देखे थे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, और आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम लोग वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं के बारे में। हम लोग पिछली वीडियो तक पढ़े थे कि जीव जंतुओं को संरक्षण देने की कौन कौन सी विधि होती है। आज हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जीव जंतुओं को संरक्षण देने के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं चलाएगी, परियोजना का उद्देश्य क्या था, परियोजना का लाभ क्या हुआ। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जो परियोजनाएं चलाई गई समय समय पर, उसका क्या लाभ हुआ। जैसे हम लोग देखेंगे बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना, घड़ियाल परियोजना। ये जितनी भी परियोजनाएं हैं हम लोग एक एक करके एक या दो वीडियो में देखेंगे। तो आज इस वाली वीडियो में हम लोग बाघ परियोजना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाघ परियोजना। तो आज वाली जो हमारी क्लास होने वाली है, तो हम लोग की आज वाली क्लास जो होगी वो बाघ परियोजना पर होगी। जैसे कि हम लोग को पता है कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लाया गया था, और जब 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लाया गया तो उसके अनुसूची 1 में जो कि बाघों की संख्या निरंतर कम हो रही थी उसको रखा गया। साइट्स के अनुसूची 2 में रखा गया, और जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन, उसके जो एक कैटेगरी होती है उसमें लिप्त प्राय जीव के कैटेगरी में डाला गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बाघों की संख्या जो निरंतर कम हो रही थी, बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1973 में बाघ परियोजना लेके आ गया। और जब बाघ परियोजना भारत सरकार के द्वारा लाया गया तो देखा गया जो बाघों की संख्या है वो निरंतर बढ़ने लगी। जहाँ हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग देखें तो 2006 में जो बाघों की संख्या थी वो 1411 थी, और आज वर्तमान में बाघों की संख्या 3682 है। यह कैसे संभव हुआ? बाघ परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार के सतत प्रयासों के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे तो भारत में बाघों की संख्या 3682 के आसपास है, जहां 2006 की जनगणना में जब हम लोग देखे थे तो वहां 1411 थी। अब हम लोग देखेंगे कि दरअसल ये बाघ परियोजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, और इसको किसके द्वारा लाया गया। जैसे पीछे हम लोग देखे थे कि पिछली वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे क्या था, वो बायोस्फीयर रिजर्व था, जो एक कार्यक्रम के द्वारा लाया गया था यूनेस्को के, उसका नाम था MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो उसके अंतर्गत लेके आया गया था। तो ऐसे ही देखेंगे कि जो परियोजनाएं चलेंगी वो परियोजना किसके अंतर्गत लेके आएंगे, क्या वो वैधानिक योजनाएं हैं। तो इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं से। कहाँ से? वन्य जीव संरक्षण परियोजना। तो हम लोग का टॉपिक का नाम रहेगा वन्य जीव संरक्षण परियोजना। तो शुरुआत करेंगे हम लोग वन्य जीव संरक्षण परियोजना टॉपिक से। कौन सी परियोजना? वन्य जीव संरक्षण परियोजना के टॉपिक से। तो हम लोग वन्य जीव संरक्षण परियोजना में देखेंगे सबसे पहले कौन सी परियोजना को? बाघ परियोजना को। तो कौन सी परियोजना? बाघ परियोजना। कौन सी परियोजना देखेंगे आज हम लोग? बाघ परियोजना। दरअसल हम लोग देखें तो बाघ परियोजना क्यों चलाएगी, बाघ परियोजना चलाने का उद्देश्य क्या है, तो हम लोग को पता है दरअसल इसे बाघ परियोजना तो हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग वन परियोजना भी कह सकते हैं। वन परियोजना किस माध्यम से कहेंगे उसे हम लोग देखते हैं। वन परियोजना, बाघ परियोजना को वन परियोजना क्यों कहेंगे? दरअसल हम लोग को पता है बाघ जो होते हैं जो कि उच्च उपभोक्ता होते हैं, और वो शाकाहारी जीवों की संख्या को नियंत्रित करते हैं, जिससे पर्यावरण में संतुलन बैठता है। तो इसका बाघ परियोजना का जो उद्देश्य था, बाघ परियोजना जिसने लेके आया गया था, उसमें एक महत्वपूर्ण जो बात है ये है कि जो बाघ होते हैं, ये बाघ उच्च उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। उच्च उपभोक्ता। अब ये उपभोक्ता क्या होता है? तो हम उपभोक्ता उन्हें कहते हैं जो उत्पादक पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? उत्पादक पर। तो उपभोक्ता कौन होते हैं? जो उत्पादक पर निर्भर करते हैं। और उत्पादक कौन होते हैं? तो सभी प्राकृतिक जो छोटे
छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक में आते हैं, जो कि प्राकृतिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम लोग देखें वो उपभोक्ता क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर होता है। किस पर? उत्पादक पर। ये उत्पादक क्या होता है? ये उत्पादक प्राकृतिक होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक। तो वे सभी पादप या वे सभी जीव, ऐसे भी कह सकते हैं, वे सभी जीव जो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। वे सभी जीव जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता क्या होता है? वे सभी जीव जो उत्पादक पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता में भी कई कैटेगरी होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उच्च उपभोक्ता। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो हमेशा शाकाहारी होता है, क्योंकि वो किस पर निर्भर करता है? वो करता है निर्भर उत्पादक पर, और सभी उत्पादक क्या होते हैं? प्राकृतिक। तो जो प्रथम उपभोक्ता होता है वो हमेशा शाकाहारी होता है। द्वितीय उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। लेकिन जो तृतीय उपभोक्ता होता है उसे हम लोग उच्च उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च उपभोक्ता कहते हैं, जो हमेशा क्या होता है? मांसाहारी होता है। क्या होता है? मांसाहारी। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जो बाघ है वो कहाँ आ रहा है? तो उच्च उपभोक्ता में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? उच्च उपभोक्ता में। और ये बाघ क्या करता है? बाघ जंगल में शाकाहारी जंतुओं की संख्या को नियंत्रित करता है, जिससे जीव जंतुओं और पर्यावरण में संतुलन बना रहे। तो आगे हम लोग देखेंगे बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या था। तो अगर हम लोग बाघ परियोजना का उद्देश्य देखें तो बाघ परियोजना, चूंकि हम लोग देख रहे हैं बाघ, तो ये जो बाघ होते हैं ये क्या करते हैं? बाघ पर्यावरण में संतुलन बनाते हैं। क्या करते हैं? पर्यावरण में संतुलन करने का काम करते हैं। किसका? तो पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने का काम। किसका काम करते हैं? पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने का। किस माध्यम से? तो हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो पर्यावरण में होते हैं शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीव। कौन से जीव? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीव। चूंकि बाघ आता है मांसाहारी में, तो ये क्या करता है? उस जंगल में शाकाहारी जीवों के, किसके जीवों को? शाकाहारी जीवों के संख्या को क्या करता है? नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, जिससे क्या होता है? जीव जंतुओं और पर्यावरण के बीच में संतुलन बना रहता है। तो बाघ परियोजना का जो उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य यही था कि जैव विविधता और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने का, अर्थात बाघों के माध्यम से शाकाहारी जंतुओं की संख्या को नियंत्रित भी कर सकते हैं, जिस माध्यम से क्या होगा कि पर्यावरण में जीव जंतुओं के बीच में और पर्यावरण के बीच में एक संतुलन बना रहेगा, जिससे अन्य जीव भी संरक्षित रहेंगे। जैसे जब बाघ परियोजना चलाया गया था तो उसमें तेंदुओं की भी संख्या बढ़ी थी। इससे क्या समझ में आता है कि जब हम लोग कोई भी संरक्षण, कोई भी परियोजना लेके आते हैं तो उस परियोजना से केवल उसी जीव को लाभ नहीं होता, उसके अन्य सदस्य या अन्य जीवों को भी लाभ होता है। अब आगे हम लोग देखें और इसका क्या उद्देश्य था बाघ परियोजना का उद्देश्य। अब आगे हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो बाघ परियोजना कार्यक्रम है किसके द्वारा लाया गया था? बाघ परियोजना कार्यक्रम। तो ध्यान से हम लोग आगे देखेंगे तो बाघ परियोजना कार्यक्रम किसके द्वारा लाया गया? तो ये जो बाघ परियोजना कार्यक्रम है ये लाया गया था बाघ परियोजना कार्यक्रम। तो ये जो बाघ परियोजना कार्यक्रम लेके आ गया ये लाया गया पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जो बाघ परियोजना कार्यक्रम लेके आया गया था किसके द्वारा लाया गया था? पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना जो लेके आया गया था किसके द्वारा लाया गया था? तो जो बाघ परियोजना लाया गया था वो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। क्या था? पर्यावरण संतुलन बनाए रखना।
तो बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, बनाए रखना। तो बाघ परियोजना लेके आया गया था पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा। इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ टाइगर रिजर्व जो स्थापित किए जाएंगे उसमें कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे पहले स्थापित किया गया? भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? अभी हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व को बाघ टाइगर रिजर्व का दर्जा, कौन से राष्ट्रीय उद्यान को बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया? या कौन सा जो अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ये सब देखेंगे। तो हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि अब जो कि हम लोग को पढ़ चुके हैं, जो बाघ परियोजना होता है वो पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए आता है। किस कार्यक्रम के द्वारा लेके आया गया था? तो इसे पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा लेके आया गया। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो अब आगे देखिए, तो आगे एक कार्यक्रम और चलेगा जिसे हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम। क्या लेके आ गया, इसे भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम तो सन 2005 में, कब? 2005 में। किसके द्वारा? टास्क फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? टास्क फोर्स के द्वारा। तो सन 2005 में टास्क फोर्स के द्वारा कौन सा कार्यक्रम लेके आया गया? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम। तो एग्जाम में भी आता है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम जो आया था वो 2005 में आया था। किसके द्वारा लेके आया गया? टास्क फोर्स के द्वारा लेके आया गया था। वही टास्क फोर्स जो हम लोग पढ़े थे बायोस्फीयर रिजर्व में, जहाँ वो क्या करता था, बायोस्फीयर रिजर्व में जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करने की विधि को लेके आता था। टास्क फोर्स के माध्यम से ही तो बताया गया था कि बायोस्फीयर रिजर्व को किस प्रकार बनाया जाएगा। कोर, बफर और परिचालन जो क्षेत्र बनाया गया था वो टास्क फोर्स के माध्यम से ही बताया गया था, वही टास्क फोर्स। तो ऐसे ही टास्क फोर्स के माध्यम से सन 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम को लेके आया गया था। बाद में इसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम को 2006 में क्या किया गया? संशोधित किया गया। क्या किया गया था? संशोधित। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग कहेंगे टास्क फोर्स के द्वारा सन 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम को लेके आया गया और इसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम को 2006 में क्या किया गया? संशोधित किया गया। तो अब आगे इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हुए देखेंगे कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं और कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का एकदम रिसेंटली वाला टाइगर रिजर्व है जो भी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो अब आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि भारत में जब 1973 में बाघ परियोजना को चलाया गया तो बहुत बड़े स्तर पर राष्ट्रीय उद्यानों को बाघ के संरक्षण के लिए बाघ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। दरअसल बाघ टाइगर रिजर्व कहीं अलग से नहीं बनाया गया, क्योंकि हर राज्य में राष्ट्रीय उद्यान होते थे। उसी राष्ट्रीय उद्यान को बाघों को संरक्षित करने के लिए उसे बाघ टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दे दिया गया, जिससे उसे अतिरिक्त संरक्षण प्रदान किया जा सके। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व था तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को ही जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। क्योंकि हम लोग को पता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी जो 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, बाद में उसी को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1954 में शायद बनाया गया था, 1956 में टाइगर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो भारत का पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को ही जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व है, हम लोग ध्यान से देखेंगे तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को ही भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को ही भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कब? 1973 और 74, क्योंकि दिसंबर का टाइम था, हालांकि 73-74 ही मान के चलते हैं। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ
किस राज्य में और कब घोषित किया गया? तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा सन 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हिट टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। अगर आगे देखें दूसरा टाइगर रिजर्व, चूंकि वहीं मानस राष्ट्रीय उद्यान को, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान को? मानस राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में ही 1973 में 9 टाइगर रिजर्व को जो था और 9 राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। तो भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। कहाँ था ये? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में था, जो कि राष्ट्रीय उद्यान था। बाद में इसी को किसमें घोषित कर दिया गया? टाइगर रिजर्व में। कब? 1973 में। 1973 में ही असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान को, किसको? असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान को ही क्या घोषित कर दिया गया? टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? टाइगर रिजर्व। तो 1973 में ही टाइगर रिजर्व किसे घोषित कर दिया गया? मानस को। कहाँ है? असम में। इसके बाद हम लोग देखेंगे मानस के बाद बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान। किसको? बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान को। तो बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक। तो बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान को भी 1973 में, कब? 1973 में क्या घोषित कर दिया गया? टाइगर रिजर्व। तो याद रखिए सीक्वेंस, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, हालांकि हमको 57 टाइगर रिजर्व इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे सन 2024 में हो चुका है, मतलब इस टाइम जब वीडियो बन रहा है रिसेंटली इस टाइम तक 57 टाइगर रिजर्व भारत में है। तो हम लोग को सभी टाइगर रिजर्व को नहीं याद करना है, हम लोग को नीचे से 4 या 5 टाइगर रिजर्व घोषित याद होना चाहिए और लास्ट में जो रिसेंटली भी बना है उसमें 4 या 5 टाइगर रिजर्व को याद कर लेना है। क्योंकि क्वेश्चन 2 ही तरीके से आता है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था या भारत का अभी रिसेंटली वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो हम लोग को सभी 57 के 57 टाइगर रिजर्व को याद नहीं करना है। हम लोग को जो टाइगर रिजर्व याद करना है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है, वो हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया गया 1973 में? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि कहाँ है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? तो उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत का जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान था वो मानस नहीं था, सॉरी, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान था। कौन सा था? बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? असम का मानस। तो पहले पे है, हालांकि कोई सीक्वेंस नहीं है लेकिन याद करिए दूसरा और तीसरा। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और उसी राष्ट्रीय उद्यान को ही भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1973 में, जिसका नाम क्या था? क्या है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। दूसरा क्या है? बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान को ही भारत का दूसरा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, इसका नाम क्या है? बांदीपुरा टाइगर रिजर्व। तीसरा क्या था? तीसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान को ही मानस टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसके बाद चौथे नंबर देखेंगे, हालांकि कोई सीक्वेंस नहीं है, जैसे अगर हम लोग याद कर पाते हैं तो याद कर लें। चौथा क्या है? चौथा है नंदा देवी टाइगर रिजर्व। नंदा देवी नहीं, सुंदरवन, चूंकि इंपॉर्टेंट है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। तो हम लोग 4 राष्ट्रीय उद्यान को नीचे से याद कर लेते हैं और 4 राष्ट्रीय उद्यान रिसेंटली वाला याद कर लेंगे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भारत में पहुंचते टाइगर रिजर्व जिसकी संख्या 57 है, उनमें से देखेंगे सबसे पहला कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को ही भारत का जिम टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। दूसरे नंबर पर कौन आता है? बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान? कर्नाटक में, जिसे बांदीपुरा टाइगर रिजर्व कहते हैं। तीसरे नंबर पर कौन आता है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है मानस राष्ट्रीय उद्यान? असम राज्य में स्थित है। मैप बना के लोकेशन बताते हुए या लोकेशन बनाते हुए पढ़िएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान। चौथे नंबर पर कौन सा है? तो चौथे नंबर पर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो देख लीजिए, तो मिटा दिया जाए। तो ये तो हो गए भारत के जो शुरुआती टाइगर रिजर्व थे। अब हम लोग देखेंगे भारत के रिसेंटली टाइगर रिजर्व को।
अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को पता चलेगा कि भारत का 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 57, ये क्रम याद होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। अगर ध्यान से देखें तो भारत का जो 48वें नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो अभी भारत का जो 48वां 48 टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया था उसे उत्तराखंड राज्य के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना होगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, किसे? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को। तो भारत का 48वां नंबर का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कब? तो 2014 में। कब? 2014 में। तो भारत का 48वां 48 नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। याद रखिए ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बाद उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान अर्थात राजाजी टाइगर रिजर्व। याद रखिए राजाजी टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय उद्यान भी है, टाइगर रिजर्व भी है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान को ही टाइगर रिजर्व बनाया जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो राजाजी टाइगर रिजर्व कब बना ये? तो सन 2014 में। कौन सा नंबर का है? 48 नंबर का। अब हम लोग देखेंगे दो जो 2016 में बने। दो ऐसे हैं जब कब बने? 2016 में। पहला है असम का और दूसरा है आंध्र प्रदेश का। पहला कौन सा है? असम का और दूसरा है आंध्र प्रदेश का। असम का है औरंग। याद रखिए नेशनल पार्क भी है, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे? औरंग टाइगर, चूंकि हम लोग टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं तो टाइगर रिजर्व लिखेंगे। औरंग टाइगर रिजर्व। सन 2016 में दो, 49 और 50, 49 नंबर वाला और 50 नंबर वाला। कब बना? सन 2016 में। 49वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो औरंग टाइगर रिजर्व। कहाँ है? तो असम में। और 49 के बाद 50, तो याद देखिए दो सन 2016 में है वाले। 49वां 50वां कब है? सन 2016। तो सीक्वेंस में ऐसे याद करेंगे। 48 नंबर वाला सन 2014 में है। कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। 49 और 50 सन 2016 वाले हैं। 49वां और 50वां टाइगर रिजर्व। 49वें पे कौन है? तो असम का है औरंग टाइगर रिजर्व सन 2016। और आंध्र प्रदेश का कमलांगा। कमलांगा, कमलांगा। तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये भी कब बना था? तो सन 2000। कमलांगा नहीं, कमलांग है। कमलांग, कमलांग, सॉरी गलती हो गई। कमलांग। तो याद रखिए भारत का 49वां टाइगर रिजर्व तो असम का औरंग सन 2016। फिर सन 2016 में ही आंध्र प्रदेश का कामलांग। कौन सा? आंध्र प्रदेश का कामलांग। तो याद रखिए 48 नंबर वाला उत्तराखंड का सन 2014 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। फिर 2016 में दो, 49 और 50 नंबर। कौन से? असम में औरंग टाइगर रिजर्व और आंध्र प्रदेश में कामलांग टाइगर रिजर्व। इसके बाद देखिए 51 में है तमिलनाडु का। कहाँ है? तमिलनाडु। 51 नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु का। तो है तमिलनाडु का श्री बिल्ली थिपुर। कौन सा है? श्री बिल्ली थिपुर। तो तमिलनाडु का कौन सा नंबर? 51 नंबर वाला कहाँ है? 51 नंबर वाला है तमिलनाडु में। कौन सा है? श्री बिल्ली थिपुर। तो श्री बिल्ली थिपुर कब बना? ये सन 2021 में। कब बना? सन 2021 में। तो 2016 के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? सन 2021 में। कौन सा है? सन 2021 में कौन सा बना? याद रखिए सन 2016 में दो, 49, 50, औरंग और कामलांग। असम आंध्र प्रदेश। याद रहेगा असम आंध्र प्रदेश। इसके बाद देखिए 2021 में कौन सा? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश के ठीक नीचे आएंगे तो क्या मिल जाएगा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के ठीक नीचे तमिलनाडु है, तो ऊपर नहीं जाना नीचे आना। तो आंध्र प्रदेश के ठीक नीचे आएंगे। 2016 के बाद सीधे 5 साल नीचे 2021 में देखेंगे तो कौन सा है? तो है श्री बिल्ली थिपुर। श्री बिल्ली थिपुर कहाँ है? तो श्री बिल्ली थिपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ है?
नाडु में। कौन सा नंबर का? 51 नंबर का। इसके बाद सन 2022 में, कब? सन 2022 में राजस्थान का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो सन 2022 में कहाँ का? राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का कौन सा है? तो रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो याद रखिए सन 2021 में कौन सा था? तो अभी बताइए, आंध्र प्रदेश के ठीक नीचे तमिलनाडु का श्रीविल्लीपुतूर। इसके बाद सन 2022 में, एक साल के तुरंत बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को राजस्थान में जाना होगा। और राजस्थान में कहाँ? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो भारत का 52 नंबर वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो राजस्थान का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। अब भारत का 53वें नंबर का, 53वें नंबर का, ये भी 2022 वाला है। ये भी 2022 में है। तो ये है उत्तर प्रदेश का चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो सन 2022 में दो, पहला सन 2022 में कौन सा? राजस्थान का रामगढ़ विषधारी। इसके बाद सन 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश का, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का कौन सा? रानीपुर। कहाँ है ये? चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश के कहाँ? तो ये भी याद रखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व? रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो याद रहेगा सन 2022 में दो, याद रखिए 2021 में केवल एक ही है, तमिलनाडु का श्रीविल्लीपुतूर। सन 2022 में दो हो जाएगा। कौन कौन सा? राजस्थान, उत्तर प्रदेश। राजस्थान में कौन सा? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में कौन सा? चित्रकूट की रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो कौन कौन सा नंबर के हो गए? 53 नंबर के। अब 54 और 55 नंबर का। तो 54 नंबर पे आता है राजस्थान का धौलपुर करौली। याद रखिए, अभी याद करा देंगे। तो ये कब था? तो राजस्थान का तो याद रखिए 2022 में ही होगा। हाँ, तो याद रखिए 54वां 55वां 54 नंबर का देखेंगे तो ये भी कहाँ है? ये भी है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। तो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो राजस्थान में। नाम क्या है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। क्या नाम है इसका? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो जो भारत का 54 नंबर का टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? राजस्थान के। कहाँ? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। कौन सा? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। इसके बाद 55 नंबर पे आता है वीरांगना दुर्गावती। कौन सा आ जाएगा? वीरांगना दुर्गावती। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौन सा हो जाएगा? वीरांगना दुर्गावती। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का 55वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। कौन सा नंबर का? 55वें नंबर का टाइगर रिजर्व। इसके बाद भारत का 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। कौन सा? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो भारत का 54वें नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो भारत का 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो भी रिसेंटली में ही बनाया गया गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को। याद रखिए भारत का 97वें नंबर का टाइगर रिजर्व जो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में बनाया गया था उसका नाम है सतपानी टाइगर रिजर्व। कौन सा? सतपानी टाइगर रिजर्व। सतपानी टाइगर रिजर्व। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 57 और 54 से ले लीजिए, 54 से। तो याद रखिए भारत का 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। भारत का 55वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व रिसेंटली सबसे इंपॉर्टेंट है जो सतापानी टाइगर रिजर्व। कौन सा? तो सतापानी टाइगर रिजर्व। तो याद रखिए ये भारत के थे टाइगर रिजर्व जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, हम लोग देखें। अब
आगे जो टाइगर रिजर्व में कुछ विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग उसको देख लेते हैं। बाकी इसे कल एक और वीडियो में देखेंगे हम लोग, जहां अच्छे से इसे याद करेंगे। आज की वीडियो में जहां तक पढ़ाया गया है उसे तो देखेंगे ही, कल का जो वीडियो रहेगा एक बार पुनः हम लोग देखेंगे। उस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आज छूट जाएंगे उसे देखेंगे, और उसी वीडियो में हम लोग इस सबको याद भी कर लेंगे। तो याद रखिए, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला हो जाएगा कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। भारत का अंतिम वाला सबसे इंपॉर्टेंट, जो भारत का सबसे अंतिम वाला, तो छत्तीसगढ़ का, अभी बताएं, छत्तीसगढ़ का सतापानी टाइगर रिजर्व। याद रखिए, सतापानी टाइगर रिजर्व। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बनेंगे, एक तो पहला और एक रिसेंटली वाला। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। तो भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिएगा, भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, भारत का अंतिम वाला छत्तीसगढ़ का सतापानी टाइगर रिजर्व, और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अब भारत का सबसे ज्यादा बाघों वाला टाइगर रिजर्व कौन है, तो यह है पेंच टाइगर रिजर्व। याद रखिए, पेंच टाइगर रिजर्व, एमपी, मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे ज्यादा बाघों वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो भारत का सबसे ज्यादा बाघों वाला जो टाइगर रिजर्व है वो पेंच मध्य प्रदेश वाला टाइगर रिजर्व है, जो कि पेंच मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर है। तो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व पेंच, सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला। अब याद रखिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, भारत में सबसे अधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे अधिक जो टाइगर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। कहाँ पाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद और अगला कर्नाटक। कहाँ, कर्नाटक के बाद कहाँ, महाराष्ट्र। याद रखिए, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ज़्यादा जो बाघ पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। इसके बाद कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में। इसके बाद कहाँ पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में। और चौथे नंबर पर कौन सा आता है, तो आता है तमिलनाडु। तो ये भी याद होना चाहिए। भारत में सबसे अधिक जो टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व या सबसे ज़्यादा जो बाघों की संख्या है वो कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है मध्य प्रदेश में। उसके बाद कहाँ है, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद कहाँ है, तो कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के बाद कहाँ है, तमिलनाडु में। तो अगर हम लोग देखें कि बाघों की संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अब आगे देखिए, हम लोग सेंसस देखेंगे, जनगणना देखेंगे बाघों के लिए, कब हुआ, कब से प्रारंभ हुआ। तो हम लोग देखे थे कि सन 2005 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। सन 2005 में टास्क फोर्स के द्वारा, किसके द्वारा, टास्क फोर्स के द्वारा किसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की। इसी के द्वारा या इसी के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो बाघों की जनगणना की गई थी वो की गई सन 2006 में। और इसके बाद भारत सरकार के द्वारा कहा गया, केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि हर 4 साल में क्या होगा, बाघों की जनगणना। तो जो बाघों की जनगणना होती है वो हर 4 साल के बाद होती है। पहली बार जनगणना कब हुई, तो सन 2006 में, जहां देखा गया बाघों की जो संख्या थी वो कितनी थी, बाघों की संख्या 1411 थी। इसके बाद हर 4 साल पे जनगणना हुई, 2010, फिर 2014,
फिर 2018 और अभी वाला कौन सा था 2022 में। हम लोग देखे थे कि सन 2006 में बाघों की संख्या 1411 था और 2022 में कितना है 3682 3682। तीन हजार 682। अगर देखें तो सन 2002 में कितना हो गया था 1706, कितना हो गया था 1706। और अगर देखें सन 2014 में तो 2226 और सन 2018 में 2997। तो याद रखिए, अगर हम लोग देखें सन 2006 में बाघों की संख्या कितनी थी तो 1411 थी। सन 2014 में कितना था 1706, 2014 में कितना था 2226, 2018 में कितना था 2997, 2022 में 2018 में था 2997, 2022 में कितना था 3682। तो याद रखिए 1411 से 3682 की संख्या क्रॉस किया है बाघ परियोजना के अंतर्गत, जो बाघों की संख्या बढ़ी है। तो बाघ परियोजना अपने आप में एक सफल परियोजना थी। केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रायोजित जो परियोजना थी वो एक सफल परियोजना थी। अब हम लोग ध्यान से देखें तो बाघों की संख्या अगर हम लोग देखें सबसे ज़्यादा कहाँ है तो बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है कहाँ है मध्य प्रदेश में। कहाँ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद कहाँ है तो है कर्नाटक में। कहाँ है कर्नाटक में। और कर्नाटक के बाद कहाँ है महाराष्ट्र में। कहाँ है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद कहाँ है तो तमिलनाडु। ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, ये वाला भी और ये वाला भी। अगर बताएंगे कि सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या किस राज्य में है तो है मध्य प्रदेश, इसके बाद कहाँ है तो है कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। अगर देखेंगे कि सन 2005 में टास्क फोर्स के माध्यम से जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, अगर उस हिसाब से देखेंगे जब कहा गया कि बाघों की जो जनगणना होगी हर 4 साल के बाद होगी और पहली जनगणना कभी सन 2006 में, उसमें देखा गया बाघों की संख्या कितनी थी 1411। इसके बाद सन 2010 में बढ़ के कितनी होगी 1706। इसके बाद 2014 में बढ़ के कितनी होगी 2226 और इसके बाद सन 2018 में बढ़ के कितना हो गया तो 2997 और 2022 में रिसेंटली कितना बढ़ के हो गया 3682। और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ है तो महाराष्ट्र में। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे का वीडियो जो होगा, जो आगे के टॉपिक हैं वो आगे वाले क्लास में ख़त्म किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज वाली वीडियो बस यहीं तक रहने देते हैं। बाकी अगर इसमें कुछ गलती से कुछ इधर उधर हो गया होगा तो उससे आप लोग कंप्रोमाइज़ करिए, अगली वाले वीडियो में उससे सही करा दिया जाएगा।